नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा कपूर है और मैं सह्याद्री हॉस्पिटल पूना में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में बात करूँगी। आई होप कि जो अभी तक से जो मैंने टॉक्स दिए हैं, जो छोटे छोटे ये वीडियो स्निपेट्स बनाए हैं, उससे एक्चुअली कुछ फ़ायदा हो रहा है। आई होप कुछ फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा आपको इन बीमारियों के बारे में समझ में आ रहा है, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि चलो आप तक कुछ नॉलेज जा रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको अपनी इलनेसेस के बारे में, अपने लव्ड वंस के इलनेसेस के बारे में। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन बीमारी है हिंदुस्तान में। एक्चुअली अर्बन लाइफस्टाइल में बहुत ही कॉमन बीमारी है ये। एग्जैक्टली क्या होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? बहुत सारे डॉक्टर्स ने, मतलब आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। गूगल सर्च भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर। ये एक आंतड़ियों की लंबी बीमारी है। यूजुअली 1 से 2 साल या उससे पुरानी बीमारी चल रही होती है। पेशेंट को यूजुअली पेट में पेन, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग यानी फूला हुआ सा पेट फील होता है। फिर या तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है या डायरिया की प्रॉब्लम होती है। स्टूल्स पास करने के बाद उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है इन प्रॉब्लम से। और यूजुअली पेशेंट्स में या तो कुछ एंग्जाइटी के इश्यूज होते हैं या लाइफस्टाइल स्ट्रेसेस के इश्यूज होते हैं, इनएडिक्वेट स्लीप के इश्यूज होते हैं। सो एक किस्म से इंटेस्टाइन्स का इरिटेशन होता है। इसका एग्जैक्ट कारण हमें पता नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण बताए हुए हैं, लेकिन अभी तक से कोई फिक्स्ड कारण हमको मिला नहीं है और इस वजह से इसका कोई क्योर नहीं है। जहाँ तक कि इसका डायग्नोसिस की बात आती है, डायग्नोसिस इसका इज ऑफ एक्सक्लूजन। उसका क्या मतलब होता है कि भाई आंतड़ी की बाकी बीमारियों को जब हम रूल आउट कर लेते हैं, बीमारियां जैसे कि फूड एलर्जीज हो गई, जिसको फूड एलर्जीज होंगी उनको भी यही प्रॉब्लम होगी कि उनको पेट में फूलेगा, पेट में दर्द होगी, क्रैम्प्स होंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि पेशेंट रियलाइज करता है कि भाई जब भी मैं दूध पीता हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं अंडा खाता हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है, ये पर्टिकुलर मसाला खाता हूँ उसके बाद प्रॉब्लम होती है। या कभी कभी हम फूड के एलर्जी के टेस्ट भी करके देखते हैं कि भाई पेशेंट को नट से, एग से कोई एलर्जीज तो नहीं है, और अगर एलर्जीज हैं तो उन फूड आइटम्स को अगर बंद किया जाता है एलर्जी खत्म हो जाती है और पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। तो एक तो ये कारण होता है कि भाई फूड एलर्जीज कैन बी अ पॉसिबिलिटी। दूसरा होता है कई बार अगर आंतड़ी का इन्फेक्शन किसी को सिवियर हो जाए, जैसे अभी रिसेंटली हमने कोविड टाइम्स में देखा है, पोस्ट कोविड पेशेंट्स को ये इरिटेबिलिटी इंटेस्टाइन्स की रहती है जो काफ़ी लंबे समय तक रहती है। अबाउट 3 to 6 मंथ्स तक हमने पेशेंट्स को देखा है। ब्लोटिंग, पेन, इसके इश्यूज होते हुए एब्डोमेन में, जो थोड़े प्रोबायोटिक्स वगैरह देने के बाद, पेशेंट को थोड़े इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक्स देने के बाद ये सेटल इन हो जाता है, बट समय लगता है उसको सेटल होने में। सो इन्फेक्शन के बाद की इरिटेबिलिटी हम देखते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट इन्फेक्शियस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। दूसरा ये इशू होता है। तीसरा होता है अगर किसी की आंतड़ियाँ स्लो मूव कर रही हैं, तो स्लो मूविंग इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जब होता है तो बचे हुआ फूड स्टफ जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ जो होता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करता है, इंक्रीज गैस प्रोडक्शन करता है और पर्सन को गैसी फील होता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन स्लो मूव करती है, सो इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया उसकी तादाद बढ़ जाती है, और जब उस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है वो गैस प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे और पर्सन को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स होती है। इस कंडीशन में भी हम लोग प्रोलॉन्ग प्रोबायोटिक्स देते हैं, और इस कंडीशन में हम पेशेंट को कई बार इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक्स लाइक रिफैक्सिमिन देते हैं, जिससे काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी फायदा होता है। कॉन्स्टिपेशन के केसेस में कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। अब ये चीज़ें जो है ये रियली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंडर नहीं आता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंतर्गत जो कॉन्स्टिपेशन होता है ये अलग प्रकार का कॉन्स्टिपेशन होता है। पेशेंट के स्टूल्स हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन पेशेंट को लगता है कि भाई मेरा क्लियरेंस पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ है। सो दैट इज मोर लाइक एन इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल्स रादर देन एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन यू एक्सपेक्ट हार्ड स्टूल्स जिसको फोर्स लगा करके बाहर निकालना पड़ रहा है, ड्राई स्टूल्स होते हैं। वेराज इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इट इज इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, स्टूल्स आर सॉफ्ट but there is a persistent feeling कि complete evacuation has not happened. So in a lot of people they have found that by adjusting their lifestyle, maybe putting in some amount of exercise, changing their diet, they feel better in irritable bowel syndrome. So change of a lifestyle does help in it because there is no cure for it. So sometimes we also refer these patients to a psychologist or even to a psychiatrist, and treatment of underlying anxiety disorders, depressive disorders also helps in management of irritable bowel syndrome. So one of the diet practices which we follow is giving the patients low FODMAP diet. FODMAPs are certain kinds of carbohydrates which cannot get digested in these patients,
and they lead to increased gas production and irritability of the intestines. So इसमें FODMAP डाइट में हम जिन चीज़ों को मूलतः रूप से बंद करते हैं वो होता है दूध, गेहूँ, फिर कुछ किस्म की सब्जियाँ जैसे गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, इनमें गैस प्रोडक्शन ज़्यादा देखा जाता है। ऑल्सो दालें, हर प्रकार की दालें, चाहे वो अरहर की दाल हो या चने की दाल हो, उससे भी पेशेंट्स को एसिडिटी, गैस का फॉर्मेशन होता है। बीन्स जो हैं उससे भी काफ़ी पेशेंट्स को ब्लोटिंग का फिनोमेना होता है। तो इन फूड्स को अगर हम अवॉइड करते हैं एंड इफ़ वी स्टिक टू थिंग्स लाइक मिलेट्स होते हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, ओट्स है, इन चीज़ों से तकलीफ नहीं होती है। फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल है, बेरीज़, किसी भी किस्म के बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो ये चीज़ें, ये फ्रूट्स जो है ये हमको गैस का प्रॉब्लम नहीं देते हैं। ऑरेंजेस है, ये गैस का प्रॉब्लम नहीं देते हैं। टमाटर है, खीरा है, ये आलू है, लौकी है, तोरी है, तो इस फैमिली के जो सब्जियां हैं ये गैस का प्रॉब्लम नहीं देता है। कई बार पेशेंट्स हमको ये भी बोलते हैं कि भाई हम वेजिटेबल से ज़्यादा, इफ़ आई टेक चिकन एंड आई टेक एग्स आई फील बेटर, विच इज़ ट्रू, बिकॉज वेजिटेबल्स में फाइबर ज़्यादा होता है तो गैस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सो समटाइम्स दे विल फील बेटर ऑफ बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोटीन एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स इन देयर डाइट। तो इट्स नॉट अबाउट एनिमल प्रोटीन एक्चुअली। वो अगर पेशेंट को एसिडिटी उसके बाद होती है, दैट इज़ बिकॉज जो हम मसाले डाल देते हैं चिकन वगैरह में, अगर उसको बनाने का तरीका अगर आप ब्लैंड रखती हैं, नमक हल्दी वगैरह डालते हैं खाली, सो दैट विल नॉट कॉज एसिडिटी सिम्टम्स। सो दीज थिंग्स आर नॉट टू बी मिक्स्ड अप। ब्लोटिंग एक अलग प्रॉब्लम है और एसिडिटी यानी पेट में जलन हो रहा है या छाती में जलन होना एक अलग चीज़ है। वो यूजुअली मसालों की वजह से होती है। दैट इज़ नॉट रियली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इट कैन फॉल अंडर फंक्शनल GI disorders but not specifically irritable bowel syndrome. So sometimes if a patient while being diagnosed as irritable bowel syndrome, if you start having weight loss, if you start having blood in the stools, if you start having difficulty in swallowing, ये सब चीज़ें अगर होनी शुरू हो जाती है, please understand this is not irritable bowel syndrome. You need to be seen by a doctor. Tests need to be carried out to establish whether there is irritable bowel syndrome or not. अब आंतड़ियों की एक और बीमारी होती है जो आंतड़ियों के अल्सर की बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अब ये दोनों बीमारियां जो हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कभी कभी। सो कुछ स्टूल के टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, जैसे स्टूल कैल्प्रोटेक्टिन टेस्ट होता है, CRP लेवल्स होते हैं। ये टेस्ट थोड़ा बहुत हमको इंडिकेशन दे देते हैं कि अंदर इंटेस्टाइन में अल्सर्स की प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये इंडिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये IBD टाइप का हमको दिखता है तो फिर हमको पेशेंट की एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, चाहे वो गैस्ट्रोस्कोपी है या कोलोनोस्कोपी है या कैप्सूल एंडोस्कोपी या एंट्रोस्कोपी है। ये टेस्ट करके हमको फिर देखना पड़ता है कि एक्चुअली इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स वगैरह की प्रॉब्लम है कि नहीं है, बिकॉज उसके लिए फिर हमको स्पेसिफिक मेडिसिन देने पड़ते हैं। दैट कैन नॉट बी मैनेज बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बाय गिविंग इंटेस्टाइनल सेडेटिव्स as we do in cases of irritable bowel syndrome. I hope that this has been able to partially answer some of the questions which a lot of you might be having inside your mind. If you have any more questions, please do direct them to our particular website as is given below, or you can also ask questions on the number which is provided. Thank you.